सही। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है यूरोलिथियासिस यानी किडनी स्टोन्स। अच्छा, ये बड़ी कॉमन बीमारी है आजकल के सिनेरियो में, खास तौर पे चूंकि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की कमी भी हो रही है, लोग पानी पीते भी कम हैं, ग़िज़ाएँ उनकी सेहतमंद नहीं है, रूटीन उनका सही नहीं है और फिर कई ऐसे बैड हैबिट्स लोगों ने पाल ली हैं जिससे ये रीनल कैल्कुलाई के इश्यूज कॉमन होते जा रहे हैं, खास तौर पे हमारे कराची में तो खुसूसन। अच्छा, ये बहुत पुरानी बीमारी है, इसका जिक्र हिपोक्रेट्स वगैरह ने भी अपने लिटरेचर में किया हुआ है और डिजीज का पैटर्न थोड़ा सा तब्दील भी हुआ है क्योंकि इंसान ने अपनी लाइफस्टाइल और ग़िज़ाई जो चॉइसेस हैं उनमें बड़ी तेजी से तब्दीलियां लेकर आया है। खास तौर पे ये जो आर्टिफिशियल या प्रोसेस्ड फूड की तरफ इंसान निकल गया है ना, रादर देन नेचुरल डाइट, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स उसको भुगतने पड़ रहे हैं। कहीं वो पेप्टिक अल्सर की शक्ल में, कहीं उसको गॉल स्टोन्स की शक्ल में, कहीं उसको लिवर अपसेट्स और कहीं उसको रीनल कैल्कुलाई की शक्ल में। तो ये मामला चले आ रहे हैं और बड़ी तेजी से ये बीमारी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपको पता है कि रीनल सिस्टम जो है उसके अंदर 3-4 ऑर्गन्स हैं जो सब मिलकर रीनल सिस्टम बनाते हैं, जिसमें किडनी है सबसे पहले, जिसका काम ब्लड को फिल्टर करना है, वेस्ट मटेरियल्स को निकालना है, और फिर है उससे मुंसलिक रीनल पेल्विस, और फिर यूरिटर जो पेयर्ड की सूरत में होते हैं, और फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। तो यूरोलिथियासिस जो है बेसिकली वो इस पूरे ट्रैक में कहीं पर भी स्टोन बने तो हम उसको यूरोलिथियासिस बोलेंगे। ठीक है, अगर किडनी में बनता है तो हम उसको नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, यूरिटर्स में बने तो यूरिट्रोलिथियासिस कहते हैं, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में बने तो हम इसको सिस्टोलिथियासिस कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, अब आ जाइए इसकी इटियोलॉजी पर, इसके जो कॉजेज हैं। सबसे ज्यादा जो ताल्लुक है वो है ग़िज़ा से। अब ग़िज़ा में चूंकि एक एतदाल नहीं रहा है, ना मिकदार का तयन कर पा रहे हैं हम, ना क्वालिटी को भी जज कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें विटामिन ए की कमी हो, ये भी देखने में आता है कि विटामिन ए का काम होता है एपिथेलियल स्टेबलाइजेशन। ये एपिथेलियम खास तौर पे जो डक्ट्स होती हैं उनकी एपिथेलियम को ये स्टेबलाइज करता है। तो अगर वो विटामिन की कमी हो जाएगी तो एपिथेलियल जो है वो डिस्टेबलाइज होती है और रीनल ट्रैक की एपिथेलियम जो है वो ऑटोमेटिकली रफ हो जाती है। अब जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस फिनोमिना है ना, कि अगर एंडोथेलियम रफ हो जाएगी तो प्लेटलेट्स प्लग बनेगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर डक्ट्स की एपिथेलियम रफ हो जाएगी तो वहां पर रीनल कैल्कुलाई बनने के चांसेस बढ़ जाए। अच्छा, फिर यूरिनरी सॉल्यूट्स एंड कोलॉइड्स। अब देखिए, पेशाब के अंदर बहुत सारे जो है वो सॉल्यूट्स मौजूद हैं और कोलॉइडल मॉइटीज भी मौजूद हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन्स। अच्छा, सॉल्यूट्स में खास तौर पे ये सोडियम, पोटेशियम, बायकार्ब, इनका जिक्र काबिल जिक्र है। इसके अलावा दीगर सॉल्यूट्स भी मौजूद होते हैं। अब होता यह है कि भाई, अगर पानी का इंटेक कम हो या पानी जिस्म से निकल जाए दस्त मोशन की सूरत में, या पसीना ज्यादा आ रहा हो और पानी कम पिया जा रहा हो, तो भी जो है वो पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कॉमन सी बात है। ठीक है। डिक्रीज यूरिनरी सिट्रेट, इसका भी बड़ा अहम किरदार है। पेशाब में सिट्रेट्स की एक खास मकदार होती है, उससे अगर कमी हो जाए तो भी जो है वो पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासतौर पे कैल्शियम फॉस्फेट के।
अच्छा, फिर अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, जिसे हम यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, खवातीन में ये बहुत कॉमन है, बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं और खवातीन में पथरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकस अगर ऑर्गेनिज्म या ई कोलाई ये बार बार रिपीट हो रहे हो तो भी, अलबत्ता ई कोलाई जो है वो नॉर्मल फ्लोरा में भी आता है यूरिनरी ट्रैक्ट के, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होते भी इसी की वजह से। फिर ये कि यूरिनरी ड्रेनेज या यूरिनरी स्टेसिस, यानी पेशाब का इखराज कम हो और पेशाब की रुकावट जो है वो बढ़ जाए। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं। खवातीन में खासतौर पे देखा गया है कि पेशाब वो रोक लेती हैं, या कोई भी शख्स अगर पेशाब को रोके, अपनी हाजत को रफा ना करे, काम में मसरूफ हो जाए, तो पेशाब रोका रहेगा, और जैसे जैसे पेशाब ज्यादा देर तक रुकता है उसमें पथरी बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, अगर ऐसा पेशेंट है जो बैठा हुआ है और वो या बीमार है, बेड पर है, फ्रैक्चर हो गया है, खतरनाक किस्म की बीमारी है और बेड पे पड़ा हुआ है, तो पेशाब नहीं करने जा रहा, उसमें भी ये चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई हम ऐसे पेशेंट को फौरन कैथेटर लगा देते हैं ताकि पेशाब का इखराज होता रहे, तो उनको पेशाब के मसाइल ना पेश आए। फिर एक कंडीशन है हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना ब्लड में, और जिसकी वजह से फिर पेशाब में भी कैल्शियम के डिपॉजिट्स आना शुरू हो जाए। ये जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में देखने में आता है। आपको पता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो अगर जरूरत से ज्यादा उसकी सिक्रीशन होगी तब भी कैल्शियम रिटेंशन की तरफ जाएगा बॉडी में और फिर उससे स्टोन्स पैदा होंगे। इसी तरीके से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एसिडिक मीडियम जो है पीएच अगर लो हो जाएगी तब भी जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सार्कोइडोसिस है, विटामिन डी है। अच्छा, लोग ये इस वक्त विटामिन डी का इशू बड़ा कॉमन हो गया है। वंस अगेन विटामिन डी खासतौर पे खवातीन में बहुत तेजी से देखने में आ रहा है कि इसकी कमी हो रही है, और विटामिन के इंजेक्शंस, विटामिन के एम्प्यूल्स अलॉन्ग विद कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये भरमार शुरू हुई भी है। उसका फायदा भी है, जाहिर सी बात है, उन इन ऐसी खवातीन को जिनमें विटामिन की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है, ऐसे सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन उसका बेदरीग इस्तेमाल, प्रोलॉन्ग यूज, ये या सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है, ये सब चीजें नुकसानदेह हैं, इससे स्टोन्स बनते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से हाइपर ऑक्सल यूरिया, ऑक्सल यूरिया की भी अगर मिकदार बढ़ जाए, खासतौर पे ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनता है, तो भी ये सारे मसाइल देखने में आते हैं। फिर हाइपर यूरिकोसूरिया, यानी यूरिक एसिड की ज्यादती। आपको पता है यूरिक एसिड भी जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। वो लोग जिनके अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो, या वो प्रोटीन ज्यादा खाते हो, गोश्त वगैरह ज्यादा खाते हो और इस्तेमाल नहीं होता हो, यानी वो एसिमिलेट नहीं होता हो फिजिकल एक्टिविटी की शक्ल में या किसी भी तरीके से, तो उनके अंदर जो है वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फैटी लिवर जिनको होता है उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, तो फिर यूरिक एसिड के स्टोन्स पैदा होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पीएच का लो हो जाना या पीएच का हाई हो जाना, दोनों सूरत हाल नुकसानदेह है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम खा क्या रहे हैं। अगर हम एसिडिक फूड खा रहे हैं तो एसिडिफिकेशन होगी, अगर अल्कलाइन फूड्स खा रहे हैं तो फिर ज्यादा अल्कलाइनिटी भी नुकसानदेह है। अच्छा, सिस्टीन यूरिया, सिस्टीन का भी बहुत ज्यादा किरदार है। सिस्टीन जो है वो अगर ज्यादा बढ़ जाए, सिस्टीन आपको पता है एक अमाइनो एसिड है, इसका भी मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो और इसकी मकदार बढ़ जाए तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन के अंदर प्रेसिपिटेट कर जाती है और फिर इसकी पथरी बनती है। ठीक है, ज्यादातर ये जो है वो हेरिडिटरी कंडीशन में देखने में आता है। अच्छा, अब स्टोन कॉम्पोजिशन देख लीजिए। ज्यादातर जो है कैल्शियम स्टोन्स हैं 70 से 80%, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, ऑक्जिलेट है और
ऑक्सलेट प्लस फॉस्फेट की भी मिक्स वैरायटी भी है। इसके अलावा स्ट्रू वाइट स्टोन्स हैं, सिस्टीन स्टोन्स हैं और यूरिक एसिड स्टोन्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो कैल्शियम के ऊपर फोकस रखिएगा, ठीक है, ये बड़े कॉमन है। तस्वीरें देख लीजिए कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की कैसी भयानक शक्ल है, देखिए। अब तसव्वुर कीजिए ये अगर डक्ट में से या यूरेटर में से पास होगा तो कितनी शदीद तकलीफ होगी। इसके शार्प प्रोजेक्शंस होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, ये चुभती हुई जाती है, बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। देखा है कभी किसी पेशेंट ने कभी यूरिन लाके दिखाया हो सैंपल की शक्ल में? है जी मैंने सर, वो देखा नहीं है, फादर की भी। जी जी जी, सर, एक वो वक्त में अल्ट्रासाउंड बोले। रिपोर्ट में ना मेरे मामू के ना माइक्रोलिथेसिस आया था, वो नोक की तरह स्टोन्स थे बिल्कुल, वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आए थे, छोटे से थे बिल्कुल नुकीले थे। हाँ, जी सर, फादर की और भी हुई थी पेशेंट ना, की बहुत शार्प एजेस थे इसके। पेशेंट कंप्लेन क्या करता है? वही रीनल पेन की कंप्लेन करता शार्प है, और बर्निंग मीचुरेशन भी होती है, और दर्द बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दे दर्द होता है इसका ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है। और ये काला पड़ जाता है, ये ऑल्टर्ड ब्लड ब्लड स्किन में जमा हम्म। होता रहता है इसके ऊपर, ब्लैकिश, और जब बिल्कुल। निकलता है ना, मेरे वालिद साहब को भी हुआ था ये ना, तो जब निकला वो, तो उन्होंने उठा के कलेक्ट कर लिया, वो यूरिन की ही बॉटल थी, तो यूरिन का सैंपल होना था टेस्ट, तो बस वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो दवाइयाँ वगैरह हमने ऐसी दी थी, माशाल्लाह उससे निकल कर आ गया। पिछले जब कोरोना स्टार्ट हुआ हम्म। था, जब फर्स्ट लेयर आई थी, तो उस वक्त मेरे अब्बू के कैलकुलाई पेन उठा था। सही। और सर, तो जी जी, हाँ हाँ, सॉरी। हमने एमआरआई स्कैन भी कराया, इत्तेफाक की बात है एमआरआई स्कैन में नहीं आया, लेकिन अच्छा। सिम्टम्स ऐसे थे और हम्म। यूरिन डीआर में क्रिस्टल्स आ रहे थे। तो मैंने सही। उनको पत्थर चटा, माजून हिजुल यहूद सही, और यही। और शरबत सर वो बजूरी, शरबत ये बजूरी बेस्ट, बिल्कुल हम्म, जबरदस्त। ये उनको मैंने खूब दिया, और कैनबेरी का साशे भी दिया। इन सब के कम्युलेटिव इफेक्ट से ना पथरी बाहर आ गई, यकीन सही। जाने, बड़ा अल्लाह का शुक्र बजा लाया, और बड़ी तकलीफ में थे, तो ये बड़ी पेनफुल सर कंडीशन सेम होती है। ट्रीटमेंट फादर ने लिया था जिससे बाहर आई थी ना, जो आपने बताया, सेम ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं आखिर में आपको यही नुस्खा रिकमेंड करूंगा। ये नुस्खा इतना करामद है, इतना करामद है, मैंने कई लोगों की पथरियां निकलते हुए देखी हैं इससे। अच्छा, देखो फॉस्फेट का देख लो, कैल्शियम फॉस्फेट का भी, ठीक है, स्टैग हॉर्न बन जाता है। स्टैग हॉर्न से मुराद ये है कि जैसे कि बारहसिंगा, असल में जो किडनी में रीनल वो होता है ना, कैलिसिस, मेजर कैलिसिस माइनर कैलिसिस, अगर डायग्राम याद हो, बेसिकली उसके अंदर ना ये क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी किडनी जो है वो चोक हो जाती है। अच्छा, ये खामोशी से चलता रहता है, चलता रहता है, हल्का फुल्का हिमाचूरिया चलता रहता है, इसके अंदर रीनल इन्फेक्शन होते रहते हैं, लेकिन आखिर में इस बिल्कुल ये सॉलिड स्टोन की शक्ल में आता है। ये भी बहुत बड़ा स्टोन होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन ये पैरेलल चलते हैं जॉइंट पेन्स के, यानी ऐसे शख्स को जिसको ये वाला स्टोन हो रहा होगा, उसको जॉइंट पेन की भी शिकायत होगी, यानी गाउटी आर्थराइटिस की तकलीफ में होगा, गाउट में मुब्तला होगा। तो इसकी भी शक्ल देख लो, ये हार्ड है, स्मूथ है, मल्टीपल है, ठीक है, 16 के लिए। अच्छा, अब असल चीज ये है कि देखना ये कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है, अलामतें क्या है। साइलेंट कैलकुलाई भी है, खामोश रहेगा, तकलीफ ज्यादा नहीं होगी जब तक कि कोई सिग्निफिकेंट उसमें साइज का इजाफा ना हो। अच्छा, बाज मरतबा यूरिन डीआर में कंक्रीशंस आ रही होती है, ठीक है, ये क्रिस्टल्स के जर्रात होते हैं, कंक्रीशंस, तो उस वक्त कान खड़े कर लेना चाहिए, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब पेशेंट कहता रहे यार कोई इतनी मेजर तकलीफ तो है नहीं मुझे, चलो इग्नोर कर दिया, या फिजिशियन भी अगर उसको इग्नोर कर दे तो फिर आगे चल के मुसीबत खड़ी होनी है। अच्छा, फिर दूसरा ये यूटीआई, बार बार पेशाब का आना, जलन से पेशाब में जलन है, सोजिश है, ये तमाम चीजें। यूरीमिया, ठीक है, यानी
यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, ये भी एक मसला खड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा पेन की जो डायरेक्शन है वो देख लें। पेन जो है वो लंबर रीजन में से शुरू हो सकता है और नीचे की तरफ डिसेंड होता है आगे की तरफ, और ये टिप ऑफ द पेनिस तक भी जा सकता है। ठीक है, और ये बड़ा शदीद पेन होता है, इसको कोलिकी पेन कहते हैं, कूलंज। ठीक है, तो ये कोलिक पेन होता है, ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने जकड़ लिया। ठीक है, बहुत शदीद पेन होता है और उसमें उल्टी भी आ सकती है, बहुत तकलीफ में होता है बंदा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है फिर ये पेन जो है वो बहुत अरसे तक भी चल सकता है, चंद घंटों से 8-8 9 9 घंटे तक भी चल सकता है। फिर ये कि साइज पर भी डिपेंड करता है कि उसका कितना बड़ा साइज है। हेमाचूरिया होगा, पेशाब में खून आएगा, शुरू में माइक्रोस्कोपिक होता है, फिर मैक्रोस्कोपिक भी हो जाता है। अभी मेरे पास एक केस चल रहा था, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसको बीपीएच हुआ, फिर बीपीएच का उसने इलाज कराया, फिर अल्टीमेटली उसका थोड़ा सा बेहतर हो गया प्रोस्टेट, लेकिन उसको माइक्रो हिमाचूरिया आता रहा। अच्छा, आगा खान की लैब्स थी, कभी उसका 25 पे पहुंच जाता, कभी 17 पे पहुंच जाता। फिर उसने नेफ्रोलॉजिस्ट तब्दील किए, डिस्कस किया, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा भाई छोड़ दें इसको, आप नजरअंदाज करें। अच्छा, अब फिर मैंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और लैब से भी चेक करवाओ यूर इंडिया। तो चुगताई लैब से चेक करवाया, और क्या नाम है एक और लैब से चेक करवाया, उसमें हेमाचूरिया नहीं आया। अब ये यानी हीमोग्लोबिन नहीं आया, ये एक अजीब सी बात हो गई। देखिए, एक तो पेशेंट खुद इतनी परेशानी में और कंफ्यूजन में चल रहा, ऊपर से जो लैब्स है ना हमारी, ये भी बड़ी अनइवन रिजल्ट्स दे रही हैं। अब यहाँ इतना कंफ्यूजन हो जाता है, खास तौर पे जो माइक्रो हिमाचूरिया का केस होता है ना, ये नजरअंदाज हो जाता है। अगर किसी लैब ने इशारा कर दिया है माइक्रो हिमाचूरिया का, तो भी तवज्जो देनी चाहिए। और अगर कोई लैब नहीं दे रही है लेकिन डिस्टर्बिंग फीचर्स हैं, तो यानी क्लिनिकली कुछ ना कुछ इशारा मिल रहा है, तो भी कान खड़े करने चाहिए और सही डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। तो ये मसले मसाइल जो है ना, ये मैं एक केस के हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ कि बाज बता बारीक कोई ऐसा नुक्ता होता है जिसको पकड़ नहीं पा रहे होते हैं, तो उसके केस में ऐसे ही डिस्टर्बेंस चल रही है। तो कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है बस ये तुम्हें प्रोस्टेट की वजह से हुआ है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट कहता है कि तुम्हें किडनी का मसला है। अच्छा, किडनी का मसला हो तो फिर मेजर कोई तब्दीली आए यूरिन के अंदर, मेजर कोई तब्दीली नहीं आती, बाकी सारी चीजें सही होती, अल्ट्रासाउंड सही है उसका, सीटी स्कैन सही है। तो ऐसे बारीक केसेस आ जाते हैं माइक्रो हिमाचूरिया के। ठीक है, तो इसमें सेकंड ओपिनियन लेना, थर्ड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, पायूरिया हो जाता है। अच्छा, बदबू आती है पेशाब में, ठीक है, और ब्लीडिंग भी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग कंडीशन में आ जाता है पेशेंट। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे? केयूबी, एक्सरे केयूबी कराए, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, और पूरा उसका जो ट्रैक है, तो इसमें कुछ ना कुछ निकल कर चीजें आती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पिक्चर देखिए। अब इसके अंदर देखें कितने मल्टीपल स्टोन्स हैं इसके, राइट लेफ्ट दोनों किडनीज में, और एक तरफ तो स्टैग हॉर्न टाइप का लग रहा है ना? दिख रही है आपको ये जी सर। स्क्रीन? जी जी। अब ये जो है ना, ये मल्टीपल स्टोन्स लेके बैठा हुआ राइट है, ये साइड। डेफिनेटली वो पेशेंट है जिसने नजरअंदाज किया अपनी बीमारी को। इतने बड़े बड़े अगर पत्थर पड़े हुए होंगे, तो सोचिए ना कि वो कितना अपने आप को नजरअंदाज करता हो। अच्छा, फिर एक इन्वेस्टिगेशन और होती है आईवीपी, इंट्रावेनस फाइलोग्राफी। ये अब नहीं करते, ये अब कम कर दिया है, क्योंकि इसमें ना प्रिकॉशंस भी हैं और इसमें कंडीशंस भी हैं कि ये हर एक को नहीं किया जा सकता, और फिर किसी की किडनी अगर खराब है, किडनी का फंक्शन ही खराब है, तो आईपीवी बिल्कुल नहीं करते। पूरा ये प्रोसीजर डिस्कस किया हुआ, डाई देते हैं, ठीक है, वो डाई जो है वो ट्रैक में लाइन हो जाती है, फिर एक्सरे लेना शुरू कर देते हैं, तो पिक्चर कुछ इस तरीके से आती है। अब देखें, एक रीजनल पहले सारा जो है ना, ये शो होना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यू है लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से वाजे हो जाता है।
अब इस ट्रैक में जहां पर अभी पथरी होगी या पथरी के जरात या ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वो चीज सामने आ जाएगी। लेकिन अब ये बहुत कम करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये देखें पूरी किडनी इसकी दिख रही है, पूरा ट्रैक जो है वो दिखना शुरू हो गया। लेकिन दूसरी पिक्चर देखिए कि इधर जो है वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है। ठीक है, ये नॉर्मल है लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये अब नॉर्मल है। किडनी स्टोन की वजह से यूरिटर आपको पूरा नहीं दिख रहा। ठीक है ना, सही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जी सर, ये तो वैसे हो गए जैसे बेरियम मील करवाते हैं ना वो स्टमक के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, उसी तरह से ही। है। सही है। बैरियम मील वो फिर तो भी अल्सरेशन के लिए और उसके इतना लिए। ज्यादा, हाँ, हम्म, उसमें उसमें इतने खतरात नहीं है जिसमें इसमें है, क्योंकि देखो सही। किडनी काम नहीं कर रही है। अगर किडनी का जीएफआर खराब है ना, फिर ये नहीं कराते। ठीक है, फिर ये देखो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, शुगर पेशेंट को नहीं कर सकते, या शुगर पेशेंट की जो दवा चल रही है उसको रोकना पड़ेगा, 48 घंटे पहले उसकी शुगर की दवा रोकनी पड़ेगी, मेटफॉर्मिन। ठीक है, फिर जिसका एक्यूट रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर में अगर जा रहा है तो भी नहीं करेंगे। फिर ये जो मीडियम डालते हैं, कंट्रास्ट मीडियम, अगर वही एलर्जी कर जाए, रिएक्शन आ जाए, बंदा ही फड़क जाए, ठीक है ना, तो उसमें नहीं करते। अच्छा, फिर सिटी स्कैन बहुत अच्छा टेस्ट है। ठीक है, सिटी स्कैन में निकल कर आ जाते हैं खासतौर पर यूरिटेरिक कोलिक्स। और अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी काफी, समझ लो 70-80% जो है वो डायग्नोसिस बना देते। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब जरा सा देख लो, चूंकि मैंने बताया था कि रीनल ट्रैक में पूरा सीएस शामिल है, यूरिटर्स भी शामिल है। अब चाहे यूरिटर के अंदर जाके फंस जाए तो हम उसको यूरिटेरिक कोलिक बोलेंगे या यूरिटेरिक कैलकुलस बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, वक्फे वक्फे से दर्द आता है। ठीक है, किडनी स्टोन में मुस्तकिल दर्द रहेगा, पेशेंट बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके दौरानियां आते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें भी वही ट्रैक जो वही जिनाइटल तक उसका रेफर्ड पेन चले जाता है। अच्छा, फिर एक कंडीशन है स्टेंग्यूरी। स्टेंग्यूरी का मतलब है कि खतरनाक शदीद दर्द के साथ चंद कतरे का इखराज होना, यानी थोड़ा सा पेशाब आएगा लेकिन इंतहाई तकलीफ सा है। तो बस इसका मतलब समझ जाओ कि ये इंट्राम्यूरल यूरेटर के अंदर कहीं ये फंस गया है। इंट्राम्यूरल का मतलब क्या है, उसकी लेयर्स के दरमियान। ठीक है, यूरेटर्स की लेयर्स के दरमियान में कहीं स्टोन बन गया है, और फिर डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत है। हेमाचूरिया, ये बता दिया मैंने आपको, माइक्रोस्कोपिक भी होता है, मैक्रोस्कोपिक भी होता है। ठीक है, अच्छा, इम्पाक्शन क्या भाई, क्या वो चिपक गया। अब ये देखो कौन कौन सी साइट्स हैं यहाँ पर ये पथरी बनकर चिपक सकती है, ठहर सकती है। यूरिटरो पेल्विक जंक्शन, जहां पर पेल्विस यूरिटर से जुड़ रहा होता है। ठीक है, रीनल पेल्विस, नीचे रीनल यूरिटर, तो इधर एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन आती है, तो तंगी होती है कुदरती तौर पर, लिहाजा इस जगह पर पथरी बन सकती है। दूसरा ये, जिस वक्त की वजह पर जो है वो चांसेस होते हैं कि यहाँ पर पथरी ठहर जाए। फिर जिस वक्त यूरिटर ब्लैडर के अंदर एंट्री दे रहा होता है, ठीक है, तो इस जगह पर भी, और फिर जहां पर एंट्री दे चुका है बिल्कुल अंदर जाके खुल रहा है उस जगह पर, तो ये 4-5 जगहें जो है वो इम्पैक्शन की मैक्सिमम चांसेस हो। वैसे पूरे ट्रैक में कहीं पर भी हो सकता है। अच्छा जी, अब एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा, सख्ती मिलेगी। ठीक है, जहां जहां यूरिटर का पूरा ट्रैक है उस जगह पर सख्ती होगी, और इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी होता है, और ये देखना चाहिए कि किस तरफ ज्यादा पेन है, तो उसी तरफ चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर वही इमेजिंग तकरीबन वही आ गई, सारी इन्वेस्टिगेशंस वही है। अच्छा, सिस्टोस्कोपी जो है ना, ये आखिरी डायग्नोस्टिक टूल होता है जब ब्लैडर के अंदर हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है,
लेकिन ये एक पेनफुल कंडीशन है। और फिर इसके बाद ना एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, दैट इज यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यूरिथ्रा जो है उसके अंदर से आला पास करते हैं और एंडोस्कोप जाके वो देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। अब खुद तस्वीर कीजिए ना कि यूरिथ्रा जो है वो कोई बहुत ज्यादा वाइडेंट चीज तो नहीं है, तो उसके अंदर प्रोबिंग जाती है, कैथेटर डालते हैं। उससे क्या होता है, एक वक्त आता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग भी होती है और फिर उसका साइड इफेक्ट ये है कि स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जिन पेशेंट्स को बार बार कैथेटराइजेशन सहनी पड़े या उनको सिस्टोस्कोपी करानी पड़े, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। बेचारे जिंदगी भर परेशान रहते हैं। दैट्स व्हाई मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि सिस्टोस्कोपी ना कराई जाए। और अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट भी जो है वो सिस्टोस्कोपी को बिल्कुल आखिरी हतमी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए सोच रहे होते हैं, अदरवाइज सीटी स्कैन वगैरह से काम चलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जी ट्रीटमेंट सर। देख लें। फ्लूइड का इंटेक बढ़ाएं, 2 लीटर कम से कम पानी दिन में पिए। अब आप देखेंगे हम लोग कितना पानी पी रहे होते हैं। फिर मैकेनिकल डायूरेसिस दवाइयां हैं, ठीक है, जो डायूरेसिस करवाती हैं। ल्यूब डायरेटिक्स हैं, हमारे यहाँ भी हैं बहुत अच्छे अच्छे। ये जो खयारैन खरपजा वाला नुस्खा है, ठीक है, खयारैन खरपजा, तुख्मे कासनी और क्या नाम है, दोकू, मको, ये 4-5 चीजें बेहतरीन मुदर हैं। तो ये जो इसका जो शांदा जो है ना बनाकर वो इस्तेमाल कराया जाए। फिर खरबूजे के जो बीज हैं, ठीक है ना, खरबूजे के बीज उनको लेकर उबाल कर उसका पानी पिलाया जाए, वो बहुत अच्छा है। भुट्टे के जो बाल होते हैं, मकई जो होता है उसके जो बाल होते हैं उसको उबाल कर उसका पानी पिलाया जाए, वो बेहतरीन डायूरेटिक इफेक्ट है। इसके अलावा जवाखार है, वो बहुत ही तेज डायरेटिक है, लेकिन उसमें ख्याल रखना चाहिए कि पोटेशियम का लेवल आगे पीछे हो सकता है, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना कराया जाए उसको और तनहा इस्तेमाल ना कराया जाए, दवाइयों में मिलाकर इस्तेमाल कराया जाए। ठीक है, शरबत बजूरी है हमारे पास, बहुत अच्छी है। पुरसे मुदिर है, वो बहुत अच्छी है। तो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। और पथरी, अगर आप समझ रहे हैं कि पथरी है, तो माजून हिजरुल यहूद ये दें और जवारिश जरूनी दें साथ। जवारिश जरूनी जो है वो किडनी की फंक्शंस को बेहतर करती है। मैं ये समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है चंद दवाइयाँ इस्तेमाल करने में, जैसे कि जवारिश जरूनी है या माजून फलास्फा है या जवारिश जालिनूस है। ये 1-8 महीने में 1-8 डिब्बी खा लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी किडनी का स्टेटस क्या चल रहा है, हमारे लिवर का क्या स्टेटस चल रहा है और आंतें हमारी कैसा काम कर रही हैं। तो कभी कभी जो है ना जवारिश जालिनूस 1 आध चमचा ले लेना चाहिए। और ऐसे ही जरूरी भी खास तौर पे गर्मी का जब सीजन हो तो उसमें ले लेना चाहिए। सर्जिकल मैनेजमेंट आपको पता है, काटो पीटो निकालो जी, ठीक है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो असल चीज तो यही थी कि जो नुस्खे हैं वो डिस्कस किए जाएं, तो मैंने काफी हद तक डिस्कस कर दी है। अच्छा हाँ, पत्थर चटा भी, उसको भी ध्यान में रखिएगा। पत्थर चट्टे का ये है कि 2 पत्ते काली मिर्च में रखकर उसको चबा लिया जाए, जैसे पान खाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से 2 काली मिर्च के दाने एक पत्थर चटे के दरमियानी साइज के पत्ते में रखकर चबा लिया जाए, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया जाए। ठीक है, जिनके दांत नहीं है उनको ये पीस कर दे दिया जाए, खरल करके दे दिया जाए पानी के साथ, इसका महलूल बनाकर। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, एक कैनबेरी साशे भी आता है, वो आजकल बड़ा इन हुआ है, एलोपैथिक वाले बहुत ज्यादा लिखते हैं। बहरहाल है तो हर भी, और वो बेहतरीन डायूरेटिक है, पथरी को भी कम करती है, यूटीआई को भी कम करती है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछिए, कोई डिस्कस करना है तो पूछिए। सर स्टार्ट में जो आपने बताया है ना, खयारेन खरपजा मको, वो दोबारा मुझे बता दें, वो हम्म, मेरा मिस हो गया है, लिख खयाल है। लीजिए लिख लीजिए लिख जी जी। लीजिए। खयारैन खरपजा, मिकदार भी बताता हूँ, 3-3 ग्राम लेना है। 3-3 ग्राम। तुख्मे खैरैन, तुख्मे खरपजा, दोकू, जी। ये सब 3-3 ग्राम होगा। सही है। तुख्मे कासनी, तुख्मे तुख्मे कासनी। कासनी, ठीक है, सही। और मको। मको 3 ग्राम ये भी। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ये वर्म भी कम करेगा, अंदर कोई अगर इन्फ्लेमेशन हुई भी है वो भी कम करेगा, और डायूरेटिक तो बेहतरीन है। सही है। इसका जोशान बना कर दे दें, और अगर चाहें तो इसके जोशांदी के अंदर शरबत बजूरी ऐड कर दें।
वो तो और जबरदस्त हो जाए। सही है, शरबत बजूरी। शरबत बजूरी में भी तकरीबन ये चीजें ही हैं, ठीक है ना। ठीक, शरबत बजूरी इसीलिए वो शरबत बन जाता है उसका बस, सही ठीक है है, ना। कराएं, जवारिश जरूरी दें 2 टाइम सही है, बाद ग़िज़ा। और अगर रीनल कैलकुलाई है तो पहले हिज्रुल यहूद ट्राई करें। जरूरी को सिर्फ 1 टाइम कर दें, शाम में दोपहर में खाना खाने सही के है, बाद जो है वो हिज्रुल यहूद। अच्छा, हिज्रुल यहूद में थोड़ा सा किरकिरापन होता है, तो पेशेंट को बता दिया जाए कि भाई देखो इसके हम्म, टेस्ट से परेशान नहीं होना, इसमें थोड़ा सा किरकिराहट है। अगर सही है, चाहें तो एक्सप्लेन करें कि ये किससे बना हुआ है, वरना उसको बता देंगे इसमें थोड़ी किरकिराहट होती है, तो परेशान होकर थूक ना दे, उससे बोलो बस फॉलो कर ले, ठीक है। ये एक सही मसला है, तो है। हिजुल यहूद का मतलब ही है ये पत्थर है, वो पत्थर पीस कर बनाया जाता है, ठीक है। सही। और ये माजून फलासफा जो आपने बोली थी, वो एक अलग तरीके से, वो वो इसके लिए अलग नहीं, है। वो एक जर्नल एक में बात अच्छा है। अच्छा, सही है, हाँ, क्योंकि वो एक अच्छी सेहत वाली चीज है, असाबी ताकत की चीज है। आजकल सही, के सिनेरियो में हर आदमी जो है असाबी कमजोरी का शिकार है किसी न किसी लेवल पर। माजून फलासफा का भी 1 आध चमचा खा ले। मैंने देखा है ऐसे बुजुर्गों को, माशाल्लाह 80-80 90-90 साल उम्र उन्होंने पाई है, तो वो बीच बीच में ये माजून फलासफा, जवारिश जालिनूस इसका इस्तेमाल रखते थे। एक हकीम साहब ने तो बोला कि 3 से 4 माजून ऐसे हैं जो कि हर मतब की जरूरत है, उसके बगैर मतब नहीं चल सकता। तो उसमें फलासफा है, जालिनूस है, और अनारैन है, कमूनी है। और ये बड़ी अच्छी माजून है, ये बड़ा अच्छा कवरेज करती है, ठीक है। ये अलग है, इससे हटकर है एक बात, जी जी, लेकिन उसका ये है। सही। सर एक क्वेश्चन पूछना था। ये पूछिए। सर कुछ किडनी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना, उसमें डॉक्टर बिल्कुल पानी मना कर देते हैं कि सिर्फ 1 लीटर से ज्यादा नहीं पीना। सर इसकी क्या हाँ, वजूहत हो सकती है? वो हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो रीनल पेल्विस फैलता चला जाएगा। किडनी यूरिन बना रही है लेकिन उसका एग्जिट नहीं हो पा रहा है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है, उसके अंदर पानी का इंटेक कम करते हैं। जी जी ये सर, क्लियर हो गया। कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, ये बार बार जब पथरी बने या खुदा न खास्ता पथरी बनकर अड़ जाए, तो फिर ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ जाता है, उसमें पानी कम कर देता जी सर। है, ठीक है। और पूछिए कोई सवाल। सही, ठीक है सर। चलें, वेरी नाइस। अगर अब कोई सवाल नहीं है तो फिर ये प्रेजेंटेशन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। जी इसकी सर, वीडियो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं मैं एलएमएस आपको पे लोड ईमेल कर कर दूंगा, देती हूँ, पहले वाली भी और अभी वाली भी ईमेल कर ठीक देती है। हूँ। आप मुझे और ईमेल एड्रेस दे मैंने, दीजिए। जी जी, मैंने आपके एलएमएस पर प्रेजेंटेशन तो अपलोड कर दी है, वीडियो भी लोड कर दी। चलें, सही है, थैंक यू व्हाट्सअप सर। कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, चलें, व्हाट्सअप सही कर है दीजिए। सर। व्हाट्सएप ओके, वो ठीक। थोड़ी हैवी है ना, व्हाट्सएप पे नहीं जाएगी, ये ईमेल में चलें, ठीक आएगी। है, कर दीजिएगा। चलें, सही, थैंक यू चलें, सर। ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू सो मच सर।